नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण साप्ताहिक करंट अफेयर समसामयिकी को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में अब लगातार आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और प्रत्येक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स ही आपका रिजल्ट अब तय करने लगा है। तो इस उद्देश्य आज हम लोग 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2021 के मध्य जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रमुख जो करंट न्यूज़ बना है उसके संबंध में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और आपको सब्सक्राइब करने में मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो के देखने के साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच, अधिक से अधिक मित्रों के बीच आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। निपुण भारत मिशन का शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा बेहतर समझ और जनसंख्या की ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत की शुरुआत की गई। तो यहाँ से परीक्षा में सीधा प्रश्न बनेगा कि निपुण का पूरा नाम कौन है और किस मंत्रालय के द्वारा यह मिशन या शुभारंभ किया गया। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। वर्तमान में देखिए श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट का विस्तार किया गया जिसमें निशंक सर इस्तीफा दिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को एजुकेशन मिनिस्टर वर्तमान में बनाया गया भारत का। तो आप वर्तमान में याद रखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, लेकिन इस मिशन की शुरुआत लॉन्च ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, तो इसकी शुरुआत तो निशंक सर किए थे। कब किए थे? 5 जुलाई 2021 को। टाइम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखते हैं निपुण मिशन के बारे में। निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026 से 27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में सीखने की क्षमता हासिल कर ले। यह पहल स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगा। कौन सी एजेंसी इसमें कार्य करेगी? निपुण भारत सरकार के द्वारा पहल केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जाएगी। इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। किसको लागू करने के लिए? तो निपुण को लागू करने के लिए। भारतीय स्कूलों में मूलभूत शिक्षा की एक खामी रही है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार लगातार वर्षों से स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश भारतीय छात्र बुनियादी अंकगणित को पढ़ समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार इस मुद्दे से निपटने के लिए यह पहल शुरू की गई है। यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लागू की जाएगी। निपुण भारत मिशन के उद्देश्य देखिए। पहला उद्देश्य है खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र पहला। दूसरा है बच्चों को प्रेरित स्वतंत्र समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और बैठने के स्थायी कौशल वाला बनाना है। तीसरा उद्देश्य इसका बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना है। चौथा उद्देश्य इसका बच्चों की परिचित घर, मातृभाषा की भाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। पाँचवां शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षक प्रशासकों का क्षमता निर्माण करना है। छठा आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना है। सातवां पोर्टफोलियो समूह और मिलजुल कर किए गए परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से सीखना। और आठवां मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी विद्यार्थियों को सीखने के स्तर की ट्रेनिंग सुनिश्चित करना। तो इन 8 उद्देश्यों को लेकर, इन 8 प्रमुख उद्देश्यों के साथ निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा यह निपुण भारत मिशन एजुकेशन से संबंधित यह मिशन है, यह चलाया गया या इसका शुभारंभ किया गया जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। 4 से 8 आयु वर्ग के 25% स्कूल जाने वाले बच्चों के पास आयु उपयुक्त संख्यात्मक कौशल नहीं है। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में सीखने की भारी कमी है। 6 साल से कम उम्र के 4% बच्चे
कम से कम अक्षरों को पहचानने में सक्षम है। वर्तमान में यह रिपोर्ट जो है 2020 के तहत कक्षा 2 के 8% बच्चे अपने से नीचे की कक्षाओं का पाठ पढ़ सकते हैं। कक्षा 3 के 8% छात्र अपने से 2 स्तर नीचे के छात्रों के लिए बने पाठ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, 2 नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी भारत सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर। केंद्र सरकार ने 2 नई वैक्सीन प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की। पीएम केयर्स फंड से मिले फंड से ये 2 नई वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में की जाएगी। वर्तमान में भारत में हिमाचल प्रदेश के कसौली में केवल एक केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कहाँ तो हिमाचल प्रदेश के कसौली में केवल एक केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इसरो ने सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए संसदीय पैनल को मंजूरी दी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 को हुआ और जिसके अध्यक्ष के शिवान सर। इसरो की आज पहचान पूरी दुनिया में एक अलग स्थापित कर चुकी है इसरो अपना, और इसरो का जो गुडविल है कह सकते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया में एक अलग ही अमिट छाप छोड़ रही है इसरो। और बड़े बड़े देश अब भारत के पास, इसरो के पास अपना प्रक्षेपण करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह पूरी दुनिया में सबसे सस्ता प्रक्षेपण करती है। तो चलिए देखते हैं इसके संबंध में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी, ताकि कोविड प्रेरित लॉकडाउन के कारण सीखने के गैप को खत्म किया जा सके। इसरो के वैज्ञानिक शिक्षा के लिए संसदीय अस्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और छात्रों के लिए प्रस्तावित सैटेलाइट टीवी कक्षा के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। विनय सहस्रबुद्धे की अध्यक्षता वाले संसदीय पैनल ने पहले इसरो के वैज्ञानिकों से उन छात्रों के लिए सैटेलाइट टीवी क्लासरूम शुरू करने के लिए तकनीकी सहायक प्रदान करने की मदद मांगी थी, जिन्होंने कोविड महामारी के कारण स्कूल के पाठ्यक्रम में सीखने की कमी की सूचना दी थी। समिति ने सैटेलाइट टीवी कक्षाओं की खोज की जो स्कूल आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे और छात्र क्लस्टर कक्षाओं में इसका लाभ उठा सकते हैं, और स्मार्टफोन और डेटा कनेक्टिविटी के मुद्दे को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हल किया जा सकता है। इसरो के अध्यक्ष के शिवान, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपटीशन एग्जाम, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल, देखिए अब इसके बारे में क्या है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की लॉजिस्टिक डिवीजन ने फ्रेट स्मार्ट सिटी के लिए योजना को सामने रखा है। स्मार्ट सिटी तो अभी तक बना नहीं, आपको ही पता होगा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों द्वारा गाँव को गोद लिया गया, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी जानकारी में जो गांव या जिन गांवों को सांसदों ने गोद लिया था उन गांवों में इस मोदी सरकार के 6 से 7 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा। जैसा था गांव वैसा ही है गांव। बस हाँ, एक अंतर आया है कि लाइटिंग व्यवस्था जो है वह सड़कों पर आ गया है, हाँ इतना हुआ है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी का चर्चा जो किया गया मोदी जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, 100 स्मार्ट सिटी में अभी तक ऐसा कोई भी शहर पूर्ण रूप से उसका प्रमाणित या प्रमाण नहीं बन पाया है। और यहाँ पर एक नया फ्राइट स्मार्ट सिटी के लिए एक नया आया है। तो ये गवर्नमेंट की योजना है, और गवर्नमेंट की योजना है तो एग्जाम में पूछेगा ही, और एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना भी है। आपको नेगेटिव नहीं बताना, आपको पॉजिटिव बताना है। शुरू में सरकार 10 शहरों को फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। अगले चरण में 75 शहर तथा विस्तारित करने की योजना है, जिसके बाद इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों की राजधानियों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल होंगे। हालांकि शहरों की चुनी जाने वाली सूची को राज्य सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बढ़ती शहरीकरण के साथ ई-कॉमर्स और इसमें सामान के उत्पादन केंद्रों से ग्राहक तक आवाजाही सहित तेज आर्थिक विकास की जरूरत है। भारतीय शहरों में बढ़ती भीड़ भाड़, शोर और ध्वनि प्रदूषण एक संकट है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत लॉजिस्टिक डिवीजन ने शहरों में माल ढुलाई गतिविधियों को सुधारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का फैसला किया है। इसके अलावा यह भी अनुमान है कि शहरी माल ढुलाई की मांग अगले 10 वर्षों में 140% बढ़ने की उम्मीद है।
वर्तमान में भारतीय शहरों में ग्राहकों तक सामान पहुंचाने के अंतिम चरण में माल ढुलाई गतिविधियों की लागत भारत की बढ़ती ई कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखला की कुल लागत 50% है। इसलिए शहरों के लॉजिस्टिक में सुधार माल ढुलाई गतिविधियों को और भी बेहतर बनाया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेट स्मार्ट सिटी के तहत शहर स्तर पर लॉजिस्टिक समिति का गठन किया जाएगा। किस स्तर पर? शहर स्तर पर। इन समितियों में संबंधित सरकारी विभाग और स्थानीय स्तर की एजेंसियां, राज्य और प्रतिक्रिया देने वाले केंद्रीय मंत्रालय और एजेंसियां शामिल होगी। यह भी आप यहाँ साथ याद रखेंगे। फ्रेट स्मार्ट सिटी के तहत कौन कौन सी सुविधा दी जाएगी? फ्रेट सेंटर, रात के समय डिलीवरी, ट्रक रूट, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, शहरी माल ढुलाई में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, पार्सल डिलीवरी टर्मिनल, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने को कहा है। ये वाउचर इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड उपकरणों की तरह है, जिनका उपयोग केवल टीकाकरण के लिए किया जा सकता है। नियोक्ता इन वाउचरों को थोक में खरीद सकते हैं। यह वाउचर कर्मचारी के स्मार्टफोन या फीचर फोन पर भेजे जाएंगे। बाद में कर्मचारी कैशलेस टीकाकरण के अस्पताल में वाउचर शेयर करेगा। इस वाउचर की मदद से अस्पतालों के खाते में तुरंत पैसा आ जाएगा। यह वैक्सीन वाउचर कर्मचारियों को निकटतम केंद्र में टीकाकरण कराने में सक्षम बनाएगा। वैक्सीन ई वाउचर निजी क्षेत्र को भी वैक्सीन निर्माताओं के साथ बुकिंग ऑर्डर की योजना बनाने में सक्षम बनाएगा। एनपीसीआई इन वाउचर को जारी करने के लिए बैंकों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया में है। बैंक प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी में भुगतान सेवा के रूप में वाउचर प्रदान करेंगे। केवीआईसी ने प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया। प्रोजेक्ट बोल्ड बम्बो। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने प्रोजेक्ट बोल्ड या बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राइट शुरू किया। प्रोजेक्ट बोल्ड भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है। इसे 4 जून को राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव निचला मंडवा से लॉन्च किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो बोल्ड जो है या किसी तरह शुरू किया गया, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यह प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया। यह किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड भारत अपनी तरह का पहला अभ्यास। इसे 4 जून को, कब? तो 4 जून को कहाँ से? राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव निचला मंडवा से लॉन्च किया गया है। इसको याद रखेंगे, इस लाइन को। इस परियोजना के तहत असम के बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीफॉर्मा को 5000 पौधे लगभग 16 एकड़ खाली पड़ी ग्रामीण पंचायत भूमि पर लगाए गए थे। 5000 पौधा रोपने के साथ केवीआईसी ने एक स्थान पर एक दिन में सबसे अधिक बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। प्रोजेक्ट बोल्ड का उद्देश्य क्या है? जनजातीय लोगों की आय को बढ़ावा देना और शुष्क भूमि में बांस आधारित हरे पैच बनाकर भूमि मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण जैसी पर्यावरणीय चिंताओं को हल करना है बोल्ड का प्रमुख उद्देश्य। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भूमि के बांस आधारित हरे पैच बनाना है। आज़ादी के 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए केवीआईसी के खादी बांस महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया। नेक्स्ट, जल का मतलब कि इसका जो पॉजिटिविटी, इसका लाभ क्या है? जल का संरक्षण और भूमि की सतह से वाष्पीकरण, जो शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता को कम करना। किसका? बोल्ड जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय के द्वारा। बांस के चारकोल से अवशोषण गुण होते हैं, इसलिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बांस का उपयोग किया जा सकता है। यह नाइट्रोजन की उच्च मात्रा का उपयोग करके जल प्रदूषण को कम करता है। बांस हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है और जलवायु में 35% तक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है और अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। डीपीआईआईटी ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बस इतना, इसको याद रखें। कौन? तो डीपीआईआईटी ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर एक परियोजना शुरू किया है। 52वां IFFI गोवा में 20 से लेकर 28 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ये हैं हमारे रविशंकर प्रसाद जी। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, जो 20 से लेकर 28 नवंबर 2021 तक सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। लेकिन वर्तमान में रविशंकर प्रसाद जी के पास कोई भी मंत्रालय नहीं है और इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो आप लोगों का यहाँ से प्यारा सा प्रश्न है कि रविशंकर प्रसाद के पद पर या उनके विभाग में या उनके मंत्रालय में कौन नए मंत्री बने हैं उनके स्थान पर? सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने
घोषणा की कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा किया कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह में एक है। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए हर साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष फिल्म समारोह नेशाले सत्यजीत रे को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह गोवा राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से फिल्म समारोह नेशाले द्वारा आयोजित किया जाता है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक मित्रों तक इस लिंक को आप शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों को आदर कीजिए और छोटों को प्यार दीजिए और अपने आप को अनुशासन के भीतर रखिए। धन्यवाद।